नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में वर्णमाला बताने जा रहा हूं। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद दोबारा कभी भी आपको वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्णमाला मैं शून्य से शिखर तक बताने जा रहा हूं और अंत में 20 क्वेश्चन भी बताएंगे कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या एसएससी, जीडी में किस प्रकार से वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला यदि आप हमसे पढ़ लेते इस क्लास में और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में वर्णमाला का ये चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बचपन से इस तरह के चार्ट जरूर देखे होंगे, लेकिन यह छोटा मत समझिएगा, इसमें समझिए सागर समाहित है इस चार्ट के अंतर्गत। इसी का खेला पूरे वर्णमाला में है। यदि आप इस चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को, तो समझिए वर्णमाला आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे सिंपल परिभाषा आप समझ लीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे फूलों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला गया है? फूल का माला। उसी प्रकार यहाँ पे फूल की जगह पे वर्ण को फिरोया जाता है माले के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के वर्णमाला हमें पढ़ने को मिलेगी, एक स्वर्ण वर्णमाला और दूसरा व्यंजन। दोनों की संख्या, नंबर और इसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, फलुत स्वर, इन सभी बिंदुओं को आज हम इस क्लास में निचोड़ करके रस की तरह बताऊंगा। फर्स्ट में है मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। स्वर कितने होते हैं? 11। ध्वनि किसे कहते हैं? शब्दों की आधारशिला जिसके बिना शब्द की कल्पना ही नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उसे, जैसे य, या, ई, बड़ी आदि जब मनुष्य के वाक् दंदियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। वाक् दंदियों का मतलब है प्यारे साथियों, जैसे हारमोनियम में क्या है, हारमोनियम में इस तरह की तार लगी हुई रहती है, तो जैसे हम इस बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो इससे स्वर निकलता है। उसी प्रकार हमारे मुंह में इसी तार की तरह एक जिह्वा काम करती है। जिह्वा जिधर जिधर सटता है, अप डाउन होता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भांति भांति प्रकार के स्वर निकलते हैं। जैसे कभी य, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, निशा, ये जिह्वा ही करवाता है। तो समझिए सारे गामा पध निशा में बटन का काम जो है से वह जीव कर रहा है। तो इसी के कारण हमारे मुख से क्या निकलती? ध्वनियाँ निकलती है, जो लिखित रूप से क्या कहलाती? जब हम पेज में, कॉपी कलम में या दीवारों में चित्रित करते हैं, लिखते हैं, तो ये वर्ण का रूप कहलाता है। वर्ण कोई आसमान जमीन से उतर करके नहीं आया। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। ये व्याकरण की भाषा में डिफिनेशन आप रट लेंगे, क्योंकि कभी आपको बताने की जरूरत पड़ेगा किसी छोटे बच्चों को, तो आप इसी डिफिनेशन को सिंपल भाषा में आप बता देंगे। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। जैसे य, या, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, या, ओ। पर इनके चिन्ह की बात करेंगे तो यह जो है इसका कुछ नहीं होता है, कटकुट, ठीक है। या का एक खड़ी पाए, छोटी ई के ये होता है, फिर बड़ी का यहाँ पे मैंने साइन भी मिला दिया, और बड़ी वो इस तरह से। उसके बाद री का जो होता है केवल इस तरह से होता है री, और ये होता है, या होता है वो, देखिए यहाँ पे री का मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये चिन्हों, मात्राओं को भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के बांटा गया है। कैसे कैसे सो भी समझिएगा। दीर्घ स्वर, ठीक है, और जिसे गुरु संधि स्वर भी कहा जाता है। गुरु संधि स्वर इसलिए बोला गया है प्यारे साथियों, यदि रस छंद पढ़ेंगे तो वहां गुरु का बात आता है और ये संधि में भी प्रयोग आता है, इसीलिए इसको गुरु संधि नाम दिया गया। इनकी संख्या कितना होता है? 7 होते हैं। जैसे या, ई, उ, ए, या, ओ, अ। और हस स्वर को लघु स्वर भी बोला गया है।
जहाँ पे आप मात्रा की गणना होगी तो ये सब जहाँ भी दिखाई देंगे वहाँ पे आपको 1 काउंट करना है, और जहाँ पे ए मात्रा दिखाई देंगे, ठीक है, दीर्घ स्वर, वहाँ पे 2, और 2 का मात्रा ऐसे होता है ए सकार में, और एक जो होता है रस में वो सिंपल एक ही जैसा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर इसे एक मात्रिक छंद भी बोला जाता है। जैसे छंद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे छंद के समय इन मात्रा गणना करना आपको अनिवार्य आना चाहिए। यदि मात्रा गणना जानते हैं, ठीक है, तो आपको ये स्वर भी याद रखना होगा। और जहाँ जहाँ पे 7 स्वर आएंगे दीर्घ स्वर, वहाँ पे मात्रा की जब गणना करेंगे तो इसे द्विमात्रिक शब्द बोला गया है, द्विमात्रिक अक्षर भी कहा गया है। तो ये 2 बिंदु को आप फैक्ट को आप कंठस्थ कर लेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। कौन कौन होते हैं? अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे, ठीक है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे ई, बड़ी ई, ए या ओ। इसे चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से पूरे में उच्चारण का जो जहाँ से होता है शब्दों के, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मूर्धा के बारे में सोचिए, ठीक है, ये क्या है? आपका मस्तिष्क, ब्रेन है, दिन, ठीक है। और इस ब्रेन के माध्यम से मैं बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करने जा रहा हूँ। अंत तक देखेंगे और एक एक बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। मूर्धा जो होता है प्यारे साथियों, ये मुंह है। इधर से क्या होता है? भोजन नली के द्वारा फिर अमावस्या में पेट में जाता है। और ये मुंह के ऊपर भाग को, ठीक है, ये क्या है? मुंह के ऊपर भाग, ये सब। तो ये मुंह के ऊपर भाग को, बीच वाला भाग को मूर्धा बोला जाता है। अग्र भाग को तालु बोला गया है। और ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दांत तो सभी को पता है, ओठ भी पता है, ये सिंपल है, जीभ भी पता, 3 चीज। वात्स्य जो है, ठीक है, वात्स्य जो होता है ये दांत का, ठीक है, ये मुंह है, मुंह का आगे का हिस्सा, ठीक है, ये वात्स्य बोला गया। क्या बोला गया? वत्स्य। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। स्वर तंत्रिका, देखिए ये कंठ का समय, यही तो स्वर तंत्रिका है। ये कंठ के द्वारा ही स्वर तंत्रिका निकलती है, कंठ के बीचों बीच, ठीक है, ये कंठ को ही स्वर तंत्रिका बोला गया। श्वास नली, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? हमारी श्वास फेफड़ों तक जाती है। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से हमने पूरे विस्तार से बताया। अब बात करेंगे उच्चारण स्थान से। जैसे ड का उच्चारण स्थान, यदि आपसे पूछेगा ड का उच्चारण स्थान कैसे होता है, तो कंठ प्लस नासिक। तो देखिए कंठ ये है, इसका ये हिस्सा प्लस नाक का सहारा लेकर के ड का उच्चारण हम लोग करते हैं। सेकेंड में है इया का तालव। तो तालु का उच्चारण लेकर के, देखिए तालु क्या है? ये बीच वाला, देखिए यहाँ से इंडिकेट किया गया ये हिस्सा, ठीक है, ये तालु कहलाता है। उसके बाद नासिक मतलब नाक से। तो इस तरह से हमें तालु का मतलब इया का उच्चारण होता है। न में मूर्धा का सहारा लिया जाता है। किसका? मूर्धा, ये बीच वाला भाग, ठीक है, मूर्धा प्लस नासिक मतलब नाक का। तो हमें क्या मिलता है? उच्चारण में न उच्चारण कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। उसी प्रकार दंतना, दंत अर्थात दांत का सहारा लेते हैं उच्चारण करते समय। जिह्वा जो है से दांत का सहारा लेता है और नासिक का सहारा लेता है, तब मूर्धन न का दंतन न का उच्चारण स्थान हमें प्राप्त होता है। और म का ओष्ठ प्लस नासिक। ओष्ठ आप देख रहे हैं यहाँ पे ओष्ठ दिया हुआ है। ओष्ठ मतलब सीधा ऊपर ओठ का ओठ, ठीक है, अगला हिस्सा को ओष्ठ बोला गया है। और उसके बाद क्या है? तो ओष्ठ के अलावा नासिक, जैसे म। देखिए जब तक ओठ का भी कमाल होता है कोई भी शब्द को उच्चारण करने में, ओठ का, उसके बाद नासिक न का उच्चारण, तब हम म का उच्चारण कर पाते हैं। इस तरह से हमने पूरे चित्र के माध्यम से उच्चारण स्थान विभिन्न अक्षरों के बारे में बता दिया हूँ। अब चलते हैं उन टॉपिक को जो संघर्षी, अघोष, सघोष के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे 3 टॉपिक है। एक अग्रभाग है, मध्य भाग, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्या लेता है? थोड़ा ऊपर उठने लगता है, जैसे ये मध्य भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तभी आपका ग्रामर जो है वह मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है, क्या होता है? समान स्थिति में ऊपर उठता है, वे पश्य स्वर कहलाते हैं।
जैसे या, उ, बड़ी उ, ओ। ये पश्य स्वर क्या कहता है डिफिनेशन कि सामान्य स्थिति में जीभ जो है से ऊपर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर उठता है, ठीक है। जीभ का पिछला भाग जो सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्य भाग का उच्चारण स्थान हम मानते हैं। यह पश्य भाग उसी जगह से निकलती है स्वर। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितना, तो आप 33 लगाएंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णों का स्पर्श व्यंजन कितने, 25 है, 25। और भाषा के लघुत्तम इकाई क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहलाता है, ये वर्णमाला कहलाता है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो या, ई और उ। अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। अनुस्वार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुस्वार क्या होता है, तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। छोटी बड़ी क्या है, स्त्रीलिंग वर्ण है, आपसे पूछेगा। और एक तरह ये 3 अक्षर जो है से स्त्रीलिंग वर्ण है। व्यंजनों का वर्गीकरण जैसे आगत स्वर या, मध्य स्वर या। अब यहाँ पे प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, इसे चुटकियों में हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। अल्प प्राण का थोड़ा डिफिनेशन आप समझ लीजिए, जिन अक्षर उच्चारण करते समय मुख से वायु या फेफड़ों से वायु कम निकलती हो। क्या निकलती है, वायु। अल्प प्राण मतलब थोड़ा प्राण निकलता, मतलब थोड़ा हवा निकलता है, तो उसे अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया। महाप्राण जहाँ पे अधिक। अब अल्प प्राण का ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, जैसे 1, 3 और 5, 135। तो आप लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा और फटाफट, रटने वाला चीज नहीं है ये सब, ठीक है। अब सेकेंड आता है महाप्राण। महाप्राण के बारे में भी समझेंगे। अल्प प्राणों की ध्वनियों की संख्या कितना होता है, 19 प्लस स्वर मिलाकर के, कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं। किनका, अल्प प्राण की संख्या। महाप्राण वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु क्या था, अधिक निकलता हो, ठीक है, तो वह महाप्राण। अधिक मतलब जैसे हम लोग किसी कार्य करते हैं या छत वगैरह पर जाते हैं तो हमारी सांस जो होती है बहुत तेजी से लेना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, धड़कन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन हम अंदर में बहुत तेजी से लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे महाप्राण में है वायु अधिक निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लेंगे तो फिर छोड़ेंगे भी, उसी प्रकार यहाँ महाप्राण में अधिक निकलता है। वैसे अच्छा, ठीक है, इनकी संख्या कितना है, 14 + 1 15 हो जाता है, प्लस दूसरा चतुर्थ वर्ग 2 और 4, ये ध्यान रखेंगे 24। इसमें तथा मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये 3 अक्षर भी आते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्राण अल्प प्राण का डायग्राम आप समझिए चीज़ों को। जैसे हमने बताया था 1, 3, 5 और इधर दे दिए थे 2, 4। तो देखिए 1, 3, 5 लिख लीजिएगा डायग्राम में, ठीक है, और यह फार्मूला आप रट लीजिएगा 135, 204। तो आपको महाप्राण और अल्प प्राण मिल जाएगा चुटकियों में, ठीक है, सेकेंडों में हल हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहला फर्स्ट लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है 1, तो फिर दूसरे तरफ लिखना है 2, ठीक है, यहाँ लिखना है 1 तो इधर लिखिएगा 2, फिर यहाँ लिखिएगा 3, फिर यहाँ लिखिएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको निकल जाएगा 4 निकल गया। और फिर लिखिएगा यहाँ 5 के बाद कोई संख्या आता ही नहीं, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है महाप्राण में। तो ये ट्रिक आप रट लीजिएगा, बना लीजिएगा खुद से। अब यहाँ पे करना क्या, अल्प प्राण महाप्राण में जैसे 1 क ख ग घ होता है, ठीक है, क ग और घ होगा अंगा, तो ये पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर के बारे में भी बताएंगे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पंचमा अक्षर कौन कौन है, तो ड है, इया है, न है, न और म है, तो ये हो गया 5, ठीक है। पंचमा अक्षर में 5 शब्द आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। घोष, ठीक है, अर्थात नाद, गूंज और झंकार के कंपन के आधार पर स्वरों को भी विभक्त किया गया है। कौन कौन से स्वर होते हैं इसे भी विस्तार से समझते हैं। जैसे नाद घोष एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है। नाद हो, घोष हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि उद्घोष किया गया, गूंज हुआ, झंकार हुआ, कंपन का मतलब आवाज का ही 3-4 नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें करना क्या है प्यारे साथियों, घोष या अघोष के आधार पर 2 भागों में अर्थात आवाज के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अघोष, दूसरा घोष या सघोष, दोनों सेम है, सघोष और घोष एक ही नाम है, ठीक है, चेहरा एक है,
नाम दो है। ध्यान रखेंगे, घोष और सघोष एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि घोष अघोष क्या है। तो घोष अघोष एक ही चीज़ है, बल्कि ठीक है, सॉरी, घोष सघोष एक ही चीज़ है, अघोष अलग चीज़ है। इसे भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, क्या होता है, कंपन नहीं होता। जैसे हारमोनियम बजाते हैं, यदि हारमोनियम में कंपन नहीं होगा तो वे क्या कहलाएगा, अघोष होगा, उससे साउंड जो है से आवाज नहीं निकलेगी। जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, ठीक है, और चतुर्थ वर्ण, ये कंठस्थ कर लीजिएगा, द्वितीय और प्रथम, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, जैसे मूर्धन्य सा, दंड सा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या कितना होता है, 30 होता है। और घोष सघोष, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग, और इसके अलावा य, र, ल, व, ह, और यहाँ पे यंग और यह छोड़ करके, ठीक है, ये सॉरी यंग और यह ले करके, ये टोटल जो होते हैं, ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से फिर बताते हैं। संयुक्त व्यंजन, जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ में जो होता है, क और स मिलकर के छ का निर्माण होता है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, त्र में त और र मिल करके त्र का निर्माण हुआ, किसका, त्र का। और आज्ञा में ज और ञ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नेट जीआरएफ के दृष्टि से। स्र में स और र दो अक्षर मिले हुए रहते हैं। व्यंजन और दायित्व, किसी भी शब्द से समान व्यंजन संयुक्त होता है उसे दायित्व कहा जाता है। जैसे बच्चा, पक्का, अड्डा, 70, 80, 90 इत्यादि, ये सब व्यंजन दायित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नोट क्या है, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितना बताया गया है, ये पहले भी बताए थे 52। स्वर कितने थे, 11। आयोग व की संख्या 2। व्यंजन 33। यदि स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25 लगाएंगे। संयुक्ता अक्षर 4 होते हैं और उत्प्रेक्षित व्यंजन 2। संयुक्त व्यंजन जैसे हमने ये पहले भी बताए, त्र, श और अज्ञ, इनकी संख्या 4 होता है। पुनः विचार कर लेते थोड़ा सा कि कामता प्रसाद गुरु में, ठीक है, बाह्य पर्यंत के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए थे, 2। कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण बताए थे। किनके द्वारा, तो कामता प्रसाद के अनुसार। हिंदी में स्पर्श व्यंजन जो होता है, घोष, महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन ध्वनि कौन है, यह भ। ये भ जो है, आधा भ, ये 4 प्रकार को स्पर्श करती है, चारों तरह में सीमा रेखा बनाती है, चारों तरह से घिर जाती है। जैसे आधा भ जो ये घोष वर्ण भी कहलाता है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कौन, आधा भ। उसी प्रकार प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, प्र में 3 अक्षर मिले हुए, आधा प और र मिलकर के प्र का निर्माण हुआ, अर्थात 2 अक्षर मिले हुए हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो वाक्य कहलाता है। और वाक्य की छोटी इकाई क्या कहलाता है, उपवाक्य का निर्माण करता है। एक कंठस्थ करेंगे। और उपवाक्य की छोटी इकाई से क्या बनता है, तो पद बंध का निर्माण होता है। और पद बंध से छोटी इकाई पद का निर्माण होता है, क्या होता है, पद का। उसी प्रकार पद से भी छोटा एक शब्द है जो कि अक्षर होता है। नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले अक्षर होगा, उसके बाद पद का निर्माण होगा, फिर पदबंध बनेगा, पदबंध के बाद फिर ऊपर चलेंगे तो उपवाक्य बनेगा, और लास्ट में फिर मेरा मिलेगा वाक्य। इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहा जाता है। तो हमने दोनों तरीके से आपको बताया हूं, ठीक है, वाक्य के बारे में। कुछ पॉइंट और है, जैसे सजातीय संधि स्वर 3 होते, कौन कौन, जैसे य, या, ई, उ, ये सजातीय स्वर कहा जाता है। विजातीय, जिसमें जोड़ा नहीं हो, क्या हो, विजातीय मतलब अलग अलग जाति को विजातीय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग है, और सजातीय में क्या सेम था, ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ सेम था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। सजातीय य प्लस य है, ये 2, फिर ई प्लस ई है,
तो ये बन जाता है बड़ी ए। उसके बाद विजातीय में फिर देखिए य और उ मिलकर के ओ और य और ये मिलकर के या का निर्माण होता है। य प्लस ओ मिलकर के ओ का निर्माण होता है। मूल स्वर, जड़वत स्वर और नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर, ये कितने होते हैं परिभाषा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही नाम है, मूल स्वर कह ले या जड़वत स्वर कह ले, नैसर्गिक स्वर कह ले, बीजाक्षर कह ले, सभी का नाम सेम है। इसकी परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग्य से नहीं होता है। किसका? जिनका अपने योग्य से, ठीक है, जिनका अन्य स्वर के योग्य से अर्थात दूसरे के सहारा नहीं लेता, जैसे य, ई, उ और रे। तो इस तरह से हमने बता दें य, ई, उ और री, ये चार होते हैं। कौन? मूल स्वर, जिसे जड़ स्वर भी कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर नाम रखा गया है, बीजाक्षर कहा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। संधि स्वर और कृत्रिम स्वर जो बनावटी के आधार पर क्या कहता है? संधि स्वर वे स्वर जो दो स्वरों की संधि मेल से बनते हैं, जैसे य प्लस या, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये सब क्या कहलाते हैं? संधि स्वर या कृत्रिम स्वर। इसे बनावटी स्वर भी कहा जाता है। तो ये संख्या है, इनकी संख्या के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अग्रभाग, स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, क्या? जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, री, ए, ये अग्र भाग कहलाता है, जीभ का अगला हिस्सा। ठीक है। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्या होता है? समान स्थिति में ऊपर होता है। समृद्ध स्वर भी आई, जो कि नेट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है समृद्ध स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह का सबसे कम खुलना क्या होता है? सबसे कम खुलना, ये क्या कहलाता है? तो समृद्ध स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितना है? तो 5 बताई गई है व्याकरण में। ठीक है। तो छोटी ई, बड़ी ई, उ, री। अर्ध समृद्ध स्वर समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है। क्या होता है? अधिक खुलता है। इसकी तुलना में प्यारे साथियों, इसकी संख्या, इसकी मुंह जो है अधिक खुलता है, मुंह आधे से कम खुलता है। ठीक है, अधिक खुलता है पर आधा से भी कम खुलता है। यह स्वर उच्चारण स्थान होता है। उसी प्रकार दूसरा है विवृत स्वर। विवृत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, क्या होता है? सबसे अधिक खुलता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। क्या होता है? थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है, वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। वर्तुल स्वर गोलाकार और वर्तमुखी अनुसार। ठीक है, वर्तुल स्वर के 3-4 नाम है। इसे वृत्ताकार भी बोला गया है और गोलाकार। जैसे ये ओठ है, तो हमारी जिह्वा जो है उच्चारण करते समय इस तरह के वृत्त बना लेता है। ठीक है, गोलाकार वृत्त बन जाता है, ऐसा नहीं। तो पूरा पूर्ण रूप से बनता है, क्या बनता है? वृत्त का रूप ले लेता है, इसीलिए इसे वृत्त स्वर नाम रखा गया है। ये बिंदु का आपको ध्यान रखना है। जैसे इनकी संख्या ऊ, देखिए बोल करके खुद देखिए, ऊ, उल्लू। ठीक है, फिर बड़ी ऊ, ओ मतलब औरत। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे वर्तुल स्वर और गोलाकार स्वर के बारे में विस्तार से बता दिया हूं। आवृत्त मुखी, जिसे प्रसिद्ध स्वर भी बोला जाता है या वृत्ताकार बोला गया, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का गोल नहीं होना। ठीक है, अपेक्षित फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। जैसे या, ई, बड़ी, अर्थात हमारा जो है मुंह का ओठ जो है वह रबड़ की तरह खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव पड़ता है। तो इसे आवृत्त मुखी या प्रसिद्ध या वृत्ताकार नाम दिया गया है। ये हम नहीं बता रहे हैं, जो भी व्याकरणकार के शास्त्रीय विद्वान थे वे सब ये सब इस तरह की बातों पर यहाँ पे रखे हैं। इनकी संख्या 6 होती है। अनुस्वार तो सभी लोग जानते हैं, जैसे अनुवाद लिखते हैं तो ये हिंदू लिखते हैं, चाहे कहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे अनुस्वार देते जरूर हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकले, कहाँ से? यदि नाक से निकलेगा तो वहाँ अनुस्वार होगा। ठीक है, और वैसे बिंदु पर यहाँ जैसे बंदर, गंगा, संग, कंधा,
तो यहाँ पे अनुस्वार ही हम प्रयोग करेंगे। पर जहाँ पे नासिक अर्थात हवा नाक के द्वारा, अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, उसी को तो अनुनासिक बोला गया है, अर्थात नाक और मुंह से निकलेगा, वैसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना अनिवार्य होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। पंखुड़ी, टांगा, लहंगा और धासना। विसर्ग, ठीक है, इस ध्वनि के उच्चारण में क्या होता है, ह का सामना होता है, यह स्वर नहीं है, इसे यह के स्थान जोड़कर यह की तरह लिखा जाता है। विसर्ग, जैसे दुख, आपने देखा होगा कि दुख लिखते समय, ठीक है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, तो इन शब्दों को संस्कृत में तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, ये विसर्ग कहलाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, तो ये आपका जादू की तरह दिमाग क्लियर हो जाएगा। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या, ठीक है, शुद्ध पूछेगा तो 10, लेकिन ऐसी पूछेगा तो 11 हो जाएगा। हिंदी में मात्रा कितने होते हैं, 10 होते हैं। जैसे यह की मात्रा कुछ नहीं होता, तो इसको एक माइनस कर दिया गया तो 10 होते हैं। हर्ष स्वर लघु स्वर के एक मात्रिक छंद है। पुनः आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और दीर्घ स्वर ये सब होते हैं, 7 होते हैं। और दीर्घ स्वर, गुरु संधि, कृत्रिम स्वर एक ही चीज होता है, या, ई, ओ, आ, ठीक है, सेम चीज है। दीर्घ स्वर को 4-5 नामों से हम जानते हैं। दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, कृत्रिम स्वर कहते हैं, बनावटी स्वर कहते हैं, सब एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। मूल दीर्घ स्वर जैसे सजातीय स्वर या, ई, उ। संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर ए या ओ। गुण संधि, देखिए गुण संधि य प्लस ई का निर्माण मिलकर के गुण संधि का निर्माण होता है। वृद्धि संधि उसी प्रकार होता है। आगत स्वर कौन है, या है। अग्र भाग में ये 4 अक्षर आते हैं। मध्य स्वर ये हैं। पश्च स्वर 7 हैं। समृद्ध स्वर 4 हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध ये है। उसके बाद विवृत स्वर या है। अर्ध विवृत ये या वो। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होता है और मूल व्यंजनों की संख्या कितना 33 होता है। स्पर्श व्यंजन की 25। वीवीआई, ये 3 चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेक्षक व्यंजनों की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजन कितना 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना था, 6 त्र, आज्ञा और श्र। क वर्ग की ध्वनि क, ख, ग, घ, अंगा होता है। चवर्ग क्या होता है, च, छ, ज, ज, इया को चवर्ग बोला गया है। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य टवर्ग। तवर्ग त, थ, द, ये त्वर्ग होते हैं। पवर्ग प, फ, ब, म, क, त्वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूर्धन स, दन स, य, क्योंकि ये उष्म व्यंजन जब इसको उच्चारण करते हैं मुंह से क्या होता है, घर्षण ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है। लुठित स्वर र होता है, इसको लुठित स्वर कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है, ठीक है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य ध्वनियाँ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध क्या है, दंत है। और स जो है तालव्य मूर्धन से ये क्या है, शुद्ध स्वर तालव्य स्वर है। ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। व्यंजन व्यंजनों की संख्या कितना, च, छ, ज, ज, इया होता है। अल्प प्राण कितने होते हैं, 135। याद रखेंगे। महाप्राण 224। और इस चित्र के माध्यम से भी हम आपको बताएं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे भी आप थोड़ा सा देख लें और जादू की तरह आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और परीक्षा हॉल में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको रट लेंगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लेंगे, बना लेंगे कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप नहीं देंगे आंसर तब तक आपका दिमाग जो है, आपका भ्रम जो है वो दूर नहीं होगा, डाउट, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों को व्यवस्थित समूह को। आंसर मेरा डी हो जाएगा। वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहा गया है, तो शब्द नाम दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है, वह सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण ही कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण बोला गया है। थर्ड है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 50, 52, 54 या 55। आंसर 50 होता है।
हमने वन लाइनर के रूप में भी बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, मात्रा, वर्ण या कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वह वर्ण कहलाता है। 5 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। क्या कहता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। संयुक्त अक्षर के बारे में आपसे जान रहा है। आंसर सी, ये अक्षर कहलाते हैं। 7 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर पाए जाते हैं? 14, 11, 13, 5। तो स्वर कितने पाए जाते हैं? 11 होते हैं। किसमें? हिंदी भाषा में। 16 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36, 40। तो ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा में टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। 7, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर बोला जाता है। 8 है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है इसे। ठीक है, आप आंसर जान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमाने का पैटर्न जो है वो अलग है। उसे स्वर कहते हैं। बिना स्वर का व्यंजन का उच्चारण जो है वो असंभव है, क्योंकि यदि हम क भी लिखते हैं तो इसमें स्वर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्वर। तभी तो हम क का निर्माण करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि क लिखेंगे तो क में आधा हलंत लगा देंगे तो आधा का प्लस या, तो मिल करके क का निर्माण होता है। 9 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 25, 30, 20, 35। आंसर 25 होता है। किसके बात में कर रहा है? तो स्पर्श व्यंजन की यहाँ पे चर्चा किया है। 10 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, वर्ण समूह को, वर्णमाला को। पूछ रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई उसे बोला गया प्यारे दोस्तों सबसे छोटा, तो वह होगा आंसर मेरा ये, बिल्कुल शब्द को बोला गया है। 11, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा गया है? ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, वर्णमाला बोला गया है। ठीक है। 12, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, स्वर नाम कहा जाता है, अक्षर या क्रिया। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला। देखिए समुदाय मतलब होता है जाति। ठीक है, एक ही समुदाय में। तो समुदाय हमेशा क्या होता है? संगठित रूप में रहता है। तो संगठित रूप में वर्णमाला। तो जब वर्णमाला को हम संगठित कर देंगे तो वह वर्णमाला ही बोला जाएगा। 13, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, बी है बड़ी ई और सी है ये या। तो दीर्घ स्वर क्या है? ये है। ठीक है, बड़ी ये। तो इस तरह से हमने पूरे डॉट को आपको क्लियर करने का प्रयास किया। हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7, 2। तो हास्य स्वर पूछ रहा है, हास्य स्वर कितने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो हास्य स्वरों की संख्या 4 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। हास्य स्वर कितने होते हैं? 4। तो बहुत बार हमने बताया था वन लाइनर के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में। 15, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है? या, ओ, ए, या। तो दीर्घ स्वर जो है प्यारे साथियाँ या को माना गया है। या को जो है वह दीर्घ स्वर के रूप में रखा गया है। 16 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, हास्य स्वर में, फलु स्वर में। अर्थात किस स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक संख्या, अधिक टाइम लगता है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, फलु स्वर में। फलु स्वर यदि आप उच्चारण करेंगे ओम का, देखिए ओम, तो ओम में अधिक टाइम लगता है, तो ये दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लेता है। फलु स्वर कौन है? ओम, यम,
ओम, ठीक है, या ओम। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा अंतर पर यहाँ लिखा हुआ गलत है, तो मेरा बिल्कुल सही आंसर ये है, ठीक है। ओम जब भी लिखना होगा तो आप इस तरीके से जरूर लिखेंगे। 18 हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। तो ये बिल्कुल मेरा डी ऑप्शन सही हो जाता है। विवृत स्वर जो है यह कभी नहीं आएगा। किस आधार पर बोल रहा है? तो जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। वर्गीकरण मध्य स्वर कौन सा है? उ, ई, बड़ी ई, य। तो मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर इनमें से कौन सा है? आंसर डी, यह जो है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरा मध्य स्वर है। 20 भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत स्वर है, अग्र पश्च समृत स्वर है, सी है अग्र विवृत स्वर है, और डी है पश्च समृत स्वर। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है, आंसर डी, ये पश्च समृत स्वर आता है। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइनर हर प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। समास को मैं इस तरह से आज बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ट्रिक के माध्यम से और एक एक बिंदु पर हम फोकस करेंगे। भूल करके भी आपको समास रटना नहीं है। समास कहते किसे हैं? दो या दो से शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है। शॉर्ट में समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटना, संक्षिप्त या कम करने की क्रिया को ही समास कहा जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऐसे ध्यान रखेंगे, समास और समाज, ठीक है, समाज में क्या होते हैं? 6। समाज अच्छा होना चाहिए, तो समाज में कितने समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, दिग्गु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास और अविभाज्य समास। ये हो गए 6। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सेकंड है, प्राचीन काल में दिग्गु समास और कर्मधारक समास किससे निकले हुए थे? तो ये तत्पुरुष समास से निकले हुए माने जाते हैं। बेसिक नॉलेज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधान खंड और गौण खंड, 2 प्रकार के यहाँ पे खंड पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, दूसरा पर मुख्य अर्थ पर बल नहीं पड़ता, उसको गौण खंड कहते हैं। और प्रधान खंड उसको कहते हैं जिस पर मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है। अच्छा, एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है पहले का पद, और उत्तर पद मतलब होता है बाद का पर्व, ठीक है। तो उत्तर मतलब होता है बाद का पद। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? अविभाज्य समास। इसमें ध्यान रखना है कि अविभाज्य समास में पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद मतलब पहले का पद। क्या बताएं? पहले का पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है। इससे 2 समास निकले हुए हैं, कर्मधारक और दिग्गु। तो डीएनए भी सेम रहेगा, उत्तर और उत्तर देख लीजिए दोनों में सेम मैच कर रहा है। तो उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान किनका? तो तत्पुरुष, कर्मधारक और दिग्गु। रह गया थर्ड द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान मतलब कोई भी पद बड़ा नहीं होता। तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 है। मैंने 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब इसे विस्तार से भी समझते हैं। अविभाज्य समास, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अव्यय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद में क्या लगा रहेगा? उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, उसे अविभाज्य समास कहते हैं। जैसे अथाशक्ति, प्रीति जोड़ दिन, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, अनुरूप, अनुजोड़ रूप। ट्रिक क्या कहता है? इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिक यह कहता है प्यारे साथियों कि क्रिया को छांटना है। इस समास में उपसर्ग के साथ साथ क्रिया पर विशेष ध्यान देना है। जहाँ भी क्रिया होगा उसको हमें अलग करके देखना है, और अलग करेंगे तो फिर वहाँ पे उपसर्ग। जैसे दिन क्या है ये भी ध्यान रखें, दिन, प्रतिदिन, ये सब।
अनु। देखिए इसमें उपसर्ग अलग हो गया अपने आप, दूध का दूध, पानी का पानी। आमरण में मरण क्या है, एक क्रिया है, मेरा यहाँ पे उपसर्ग है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे, बार बार और कभी कभी, ये भी अविभाव समास के अंतर्गत आते हैं। पर यहाँ पे माता पिता रह जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये किस में आ जाएगा, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ट्रिक क्या कहता है, जिस समास का पहला पद अथा और या न अनुप्रीति से जुड़ा हो वे सदैव अविभाव समास होते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए प्रति जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये अथा प्रीति अनु अर्थात उपसर्ग से। जब किसी नदी पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। किसके पहले, नदी और पहाड़ के पहले बता रहा है, तो यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे। जैसे पंच हिमालय, पंच हिमालय ये अविभाव समास है, पर वहाँ पे ऑप्शन में देखना अविभाव समास नहीं दिया होगा और द्विगु समास दे देगा, तो आप द्विगु समास ये लगाएंगे। तो ऑप्शन को देखते हुए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेकेंड है साफ साफ, घर घर, हाथों हाथ, ठीक, कानों कान, ये भी अविभाव समास के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे आमरण, बाकायदा, बेशक, निरोग, ठीक है। अब सेकेंड है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अर्थात जिस समास में हाइफन साइन, योजक चिन्ह लगा रहेगा, वे शब्द क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। 1 से 9 तक पूर्ण संख्या को छोड़कर अपूर्ण संख्याएं भी द्वंद्व समास होते हैं। अर्थात 1 से 9 तक, 1 से 9 तक छोड़ करके जैसे 10 हो जाएगा, अपूर्ण संख्याएं भी क्या था, द्वंद्व समास कहलाते हैं। 45, 46, 35, 33, 34, ये सब। दाल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। द्वंद्व समास के भेद, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के बारे में थोड़ा सा समझिए, और या तथा यहाँ पे लगा रहेगा। जैसे अन्न जल, इसे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो तोड़ेंगे तो अन्न और जल मिलेगा। कंद मूल, इसे तोड़िए, कंद और फल, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। और यह तथा मिल रहा है यहाँ पे 25, 5 और 20, ठीक है। समाहार द्वंद्व सेकेंड है। भला बुरा, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, भला और बुरा आदि। हाथ पांव, हाथ यार पांव आदि। काम काज, काम और काज, ये सब समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल है। थर्ड है विकल्प द्वंद्व। तो यहाँ पे देखेंगे घट बढ़, तोड़ेंगे तो होगा क्या, घट या बढ़। 1000, 500, 500 से 1000 तक। यश अपयश, यश या अपयश, ये विकल्प द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं। 4 है द्विगु समास। जिस पद में संख्यावाची 1, 2, 3, 5 आदि का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। त्रिवेणी, पंचवटी, 5, ठीक है। ये सब क्या हो गया, द्विगु समास के एग्जाम्पल हो गया। 4 है कर्मधारक समास। जिस समास का एक पद दूसरे पद का विशेषता बताए, ठीक है, एक पद दूसरे पद का विशेषता बताए, वे कर्मधारक समास कहते हैं। ट्रिक है, विग्रह करने पर क्या मिलेगा, जो मिलेगा, रूपी मिलेगा, शब्द का प्रयोग होता है, वे कर्मधारक समास कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नील जोड़, नीला आकाश, नीला है जो आकाश, देखिए यहाँ जो से जुड़ गया है। नील गाय, नील नीला है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो ये कर्मधारक समास के बारे में। और मैंने पहले भी बताया था, कर्मधारक पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था, उस पर मैं फिर से पुनः ले चलता। कर्मधारक में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब तत्पुरुष समास से निकल करके आए, तो उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ पूरे विस्तार से, इसलिए आप सभी लोग चिंता नहीं कीजिएगा। 5 है बहुवीर्य समास। जिस समास में न तो कोई पद प्रधान होता है और न दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात न इधर से होता है न इधर से, सेम होता है, ठीक है, बराबर होता है। इसमें कोई प्रधान नहीं था।
बहुवीर्य घर में क्या होता है, इसके घर में कोई मालिक नहीं होता है, सब अपने अपने जगह पर बराबर है। तो ये बहुवीर्य समाज के एग्जाम्पल। विग्रह करने वाला जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र वाला जिसका, गिरिधर, गिरि का धारण करने वाला, दशानन, दस आनंद जिसके, वह दिगंबर, दिख ही है अंबर जिसका, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके। तो ये हो गया बहुवीर्य समाज का एग्जाम्पल। 6 है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज क्या कहता है प्यारे दोस्तों, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से, क्या, का, के, की, को से कारक चिन्ह, अर्थात कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। इन चिन्हों से केवल एक छोड़ करके से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। जैसे गगन को चूमने वाला, को देखिए यहाँ पे लिख दिया है राजपुत्र, राजा का पुत्र। इस तरह से आपको पूरे विस्तार से समझता है। राजधानी, राजा की रानी। रोगग्रस्त, रोग सा ग्रस्त। इसी के बाद इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे और भी तत्पुरुष समास आते हैं। जैसे नयन तत्पुरुष, जिस समास में न तो, ठीक है, न के अर्थों में या अथवा यन का प्रयोग हो, वह नयन तत्पुरुष कहलाता है। अनदेखा, न देखा, अनसुना, न सुना, अनहित, न सुना हो, ये नयन तत्पुरुष के एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास के भेद, जैसे कर्म धारक, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद क्या है, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदाय तत्पुरुष। ध्यान रखेंगे तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष, जिसमें अर्थात कर्म तत्पुरुष में कैसे पहचानेंगे, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ कर्म ये हो गया, मनोहर, मन को हरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक उसी प्रकार करण तत्पुरुष में करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा से। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, जलावृत्ति, जल से वृत्ति करने वाला, तो से। संप्रदाय तत्पुरुष, जैसे रसोई घर, रसोई के घर, मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय, अपदान, कमचोर, काम से जी चुराने वाला, कामरागत, क्रम से आगत, ये अपदान करक। संबंध, गंगा का जल, दीनानंद, दिनों के नाथ, ये संबंध। अधिकरण, नगर में वास करने वाला। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वाला। इस तरह से हमने टोटल, ठीक है, बता दिया हूं। थोड़ा सा कर्ता ने कर्म को करण से, ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, विभक्ति, ठीक है, इसी का खेला है तत्पुरुष समास में। ये विभक्तियों के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बताया हूँ अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।